स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो इससे पिछला वाला मैंने पार्ट बताया था आपको कि इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन से पॉइंट्स करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसकी मैंने वीडियो डाली थी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो जो पार्ट है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। और हम शुरुआत करेंगे पीछे से मतलब चैप्टर के पीछे से और कहीं नहीं। तो सबसे पहले जो आपका डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर है, कंपैरिजन वाला, जिसमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में कंपेयर किया गया है। तो वहां पे चाइना ने जिन जिन पॉलिसीज पर ध्यान दिया गया उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि GLF 1958 में आया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, चाइना ने लाया था इसे। इसमें क्या होता था कि चाइना ने रशिया से एक्सपर्ट्स बुलाए थे, रशिया से वो नहीं बुलाए थे जो आप सोच रहे हो, रशिया से एक्सपर्ट्स बुलाए थे ताकि हमारे चाइना में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। लेकिन आगे चल के उनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया और जितने भी रशिया से एक्सपर्ट आए थे वो वापस चले गए। इसी के दौरान एक सिस्टम बनाया चाइना ने जिसको हम कहते हैं कम्यून सिस्टम। अब कम्यून सिस्टम में क्या किया गया, कम्यून सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक ग्रुप में इकट्ठा किया गया और उनसे एग्रीकल्चर के बारे में काम करने को कहा। करीब करीब 23,000 से 26,000 लोग थे जो उसमें शामिल हुए। फिर चाइना ने लाया ग्रेट प्रोलेटेरियन। अब ग्रेट प्रोलेटेरियन में क्या करा गया, ग्रेट प्रोलेटेरियन में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे, जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स लोग थे, उनको चाइना से बाहर भेजा जाता था ताकि वो बाहर से नॉलेज लेके आए। और जब हमारे चाइना में रिसेशन आए और इन्फ्लेशन आए, डिप्रेशन आए, उस समय वो लोग उस कंडीशन से हटाए, चाइना को बचाए। ये सारी चीजें हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना ने लाई थी 1979 में, क्या आती है पॉलिसी, नाम से समझ में आ रहा है, वन चाइल्ड पॉलिसी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको इसमें इंडिकेटर्स दे रखे हैं। कंपैरिजन वाले चैप्टर में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको इंडिकेटर्स दे रखे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, GDP, अर्बनाइजेशन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आपको इनके बारे में ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये बढ़ रहे हैं तो अच्छा है या घट रहे हैं तो अच्छा है। क्योंकि आपको पास एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, जिसमें आपको 2 या 3 कंट्री का कोई डाटा कंपेयर किया जा रहा होगा। तो ये तो आपका उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं हमारे एनवायरमेंट वाले चैप्टर में से। अब एनवायरमेंट वाले चैप्टर में से आपको मालूम होना चाहिए कि एनवायरमेंट क्यों जरूरी है। बेसिकली एनवायरमेंट होता क्या है, जो भी आसपास की हमारी चीजें हैं वो हमारी जो लाइफ को इफेक्ट कर रही है, जैसे हवा है, पानी है, एयर है, आसपास का माहौल है, ये सभी हमारे लाइफ को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। ये हमारा क्या है, आसपास का एनवायरमेंट है। ये क्यों जरूरी है ये आपको मालूम होना चाहिए। क्यों नीड है आपको एनवायरमेंट की, आपको जीने के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। और आसपास अगर पेड़ वगैरह लगे हो, रिवर वगैरह हो तो बहुत अच्छा सा लगता है। जैसे आप हिमाचल प्रदेश साइड जाओ तो वहां पे आपको देखना अच्छा लगता होगा। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, भारत में ये जो एनवायरमेंट है वो गंदा हो रहा है। क्यों गंदा हो रहा है, क्योंकि जो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, आपने देखा होगा जो भारत में हमारा एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट में आप ज्यादा से ज्यादा गंदगी फैलाओ तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से भी बाहर चला गया, जिसकी वजह से जो हमारा वातावरण है वो दूषित हो जाता है। जैसे कि बात करिए दिल्ली की, हर साल दिवाली से पहले दिल्ली में जो हमारे क्रैकर्स वगैरह होते हैं, फायर क्रैकर्स जो होते हैं, उसमें बैन लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनसे जो धुआं निकलेगा उससे हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बेकार हो जाता है। प्लस जिस तरीके से एनवायरनमेंट को डैमेज किया जा रहा है, इतनी जल्दी वो रिन्यूएबल नहीं होता है। पेड़ पौधों को काट दो, अब पेड़ से आपको प्यार करना पड़ेगा। जो प्यार आप पेड़ों के पीछे जाके कर रहे हो वो प्यार आपको पेड़ों से करना पड़ेगा, पेड़ों को बचाना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सही रहेगा। उसके बाद इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपको चीजों को ऐसे इस्तेमाल करना है कि आप तो इस्तेमाल कर लो, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी आप छोड़ो। तो वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। अब इसमें कौन कौन से कॉजेज हैं, किस किस वजह से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट बचा सकते हो, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करी जाए रूरल वाले चैप्टर्स की, तो रूरल चैप्टर्स में आपको 2 सोर्सेज दे रखे हैं। एक तो आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज।
तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हमारे कौन कौन से होते हैं? जो मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, ये लोग जो पैसा देते थे वो हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का पार्ट है। पैसा किसको देते थे? रूरल फार्मर्स को। और जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हमारा कॉमर्शियल बैंक आते हैं। कॉमर्शियल बैंक में एसबीआई कब आया था? 1955 में। रीजन रूरल डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये सब इसमें आता है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा ब्याज चार्ज करी जाती थी। जो उनके खाते वगैरह होते थे उनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता था, इसीलिए हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आया। प्लस इसी चैप्टर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में दे रखा है, हॉर्टिकल्चर के बारे में दे रखा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आप फार्मिंग कर रहे हो केमिकल्स का इस्तेमाल ना करके, जब आप फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, आप किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो फार्मिंग करते में, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जैसे आप कोई पेड़ लगाने के लिए लाओ, तो पेड़ कहाँ से लाओगे? नर्सरी से लाओगे, जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह मिलते हैं, तो उसी को माहौल को हम कहते हैं हमारा हॉर्टिकल्चर। देन इसके बाद है हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर। एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में किस किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, हायर वर्कर्स कौन होते हैं, कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं, कैजुअलाइजेशन क्या होती है, जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, और जो फॉर्मूले हैं वो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कैजुअल वर्कर वो होते हैं जो कभी काम मिल गया कभी काम नहीं मिला, जिनको सोशल बेनिफिट नहीं मिलते। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं, ठीक है। रेगुलर वर्कर जो रेगुलरली हायर किए जाते हैं उनको सोशल बेनिफिट मिलते हैं। कैजुअल वर्कर की जो जनसंख्या है वो अगर बढ़ जाती है तो उसी से कैजुअलाइजेशन होता है और उसी से इनफॉर्मलाइजेशन होता है। ये आपका इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करी जाए हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर में जो सोर्सेज दे रखी हैं, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कौन कौन सी सोर्सेज है जिससे हमारे ह्यूमन कैपिटल बनता है, वो आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी सोर्सेज है जिससे हमारा ह्यूमन कैपिटल बनता है? जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, माइग्रेशन, है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। प्लस इसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम्स दे रखी है ह्यूमन कैपिटल में भी और प्रॉब्लम्स दे रखी है एजुकेशन में भी, वो आपको आना जरूरी है। फोर्थ वाले चैप्टर में आपको रिफॉर्म्स दे रखे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, रिफॉर्म्स, सॉरी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा लिबरलाइजेशन में है। कोई लिबरलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हुए हैं। इंडस्ट्रीज में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे? कुछ इंडस्ट्रीज कम हो गई थी, डी रिजर्वेशन हो गया था, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी थी, टैक्स रिफॉर्म हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म हुआ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स हुआ। प्राइवेटाइजेशन में और ग्लोबलाइजेशन में इतना ज्यादा खास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर हमारा जो चैप्टर है आपका रिफॉर्म्स वाला, जिसकी मैं बात कर रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ, जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया था, है ना, और रेंट सिस्टम चेंज कर दिया था। HYV सीट्स का इस्तेमाल हुआ। HYV सीट्स में बहुत सारे एरिया में फायदा हुआ, बहुत सारे एरियाज में फायदा नहीं हुआ, वो आपको आना जरूरी है। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, क्यों हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए, ट्रेड रिफॉर्म कौन कौन से हुए, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में। 5 इयर्स प्लान में बस आपको ऑब्जेक्टिव्स आने चाहिए कि जब 5 ईयर प्लान बनता है, 5 ईयर प्लान जो बनता है उसमें कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जीडीपी ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, इक्विटी है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बेसिकली आपको पढ़ना है कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था या फिर इंडियन की जो इकोनॉमी थी, इंडिया की जो इकोनॉमी थी उस समय कैसी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी हमारी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी और लिमिटेड अर्बनाइजेशन था। ये सारी चीजें आपको पढ़नी। बेसिकली ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ने हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी बताया था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हमने कवर किया है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आने वाली वीडियोस में मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पूरे सैंपल पर सॉल्व करवाने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।